अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब ठीक है? हाउ वाज योर वीकेंड? स्टडी भी कर रही हैं या जस्ट लेक्चर भी अटेंड कर रही हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग ठीक हैं। ठीक हूँ अल्लाह के करम से, उनकी दुआएं हैं। अच्छा, भी समझ में आ रहा है। चलिए जी, जब टेस्ट वगैरह होंगे तो फिर पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सबको और स्लाइड्स क्लियर है सबको? वीडियो शो हो रही है? ठीक है जी। चलें जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने मीट आउट किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जिसके हमने इम्यून रिस्पॉन्स के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। इसके अलावा ह्यूमन जो है इम्यूनिटी वो हमने डिस्कस की थी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन, इमीडिएट एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके साथ साथ हमने एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है किस तरह से होती है तो वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने लिखा था कि इम्यून रिस्पॉन्स है जब भी कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा, किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, तो उसको हम कहते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स है। दो टाइप्स हैं, ह्यूमरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल है उसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होनी है और जो दूसरी है उसमें जी विदाउट एंटीबॉडी जो इन्वॉल्वमेंट होगी, जो भी इम्यूनिटी होगी उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी डिस्कस किया था जिसमें 4 फेजेस हमने डिस्कस किए थे। लैग फेज,
लो फेस, प्लेटो फेस और डेक्लाइन फेस। ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हमने लर्न किए थे। फिर नेगेटिव फेस हमने देखा था कि किस तरह से एंटीबॉडी की जो है प्रोडक्शन होती है। तो एंटीजन जो है दी जाती है एज ए स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर पहले से उसका एक्सपोजर है तो फिर वो पहले से जी उसके लिए इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर लेगा और उसमें एंटीबॉडी जो है प्रोडक्शन हुई होती है। ठीक है जी। कुछ वैक्सीन हमने डिस्कस की थी जिनका डिफरेंट रिस्पॉन्स देखा था। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ हमने लर्न किया था जिसमें 7 स्टेप्स हमने जो है वो फॉलो किए थे। इसी तरह जब हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी जो है डिफरेंट किस्म की जो है इम्यूनिटी जो डेवलपमेंट होती है तो हम लर्न करेंगे कि वो किस तरह से होगी। ठीक है जी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थी जो कि सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, लेकिन क्लोनल जो है वो मल्टीपल एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होती हैं। फिर हमने इनकी इन्वेंशन देखी थी कैसे जो है इन्वेंशन हुई उसकी। और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ थी वो उसके पर्पस क्या है, किस उसके यूजेस क्या है, तो हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज़ होती है और वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा डिटेक्शन एंड इम्यूनोथेरेपी ऑफ कैंसर। ठीक है जी। स्ट्रेन वगैरह देखने के लिए फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे जो कि इफेक्ट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। तो उसको हम अब डिटेल में जो है वो लर्न कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं और वो किस तरह से जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है जी जेनेटिक फैक्टर्स। एज यू नो हर पर्सन के जो जीन्स हैं वो उसमें वेरिएशन होती है। ठीक है जी। और ये हेरिडिटरी होता है और फैमिली टू फैमिली जो है रन करता है। ठीक है जी। तो डिफरेंस इन इम्यून रिस्पॉन्स टू सेम एंटीजन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है जी। तो यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं वो एक ही उनको अगर एंटीजन दी जाए तो वो उसके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो इट मीन्स कि उनकी जीन जो है उसमें वेरिएशन है और उसके जेनेटिक फैक्टर जो हैं वो उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एज जो है वो इफेक्ट करेगी एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। अगर आप देखें सबसे पहले एम्ब्रियो जो है वो इम्यूनोलॉजिकली इमेच्योर होता है तो उसमें ज़्यादातर जो है इम्यूनिटी वो मैटरनल एंटीबॉडी से ड्राइव होती है। ठीक है जी। तो आवाज़ नहीं आ रही है आपको नफीसा? नफीसा आप अपना इंटरनेट जो है वो चेक करें, उसको रिफ्रेश करें। ठीक है जी। तो जितने छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, एम्ब्रियो ले लें या इन्फेंट ले यूनिट ले लें तो उसमें डिफरेंट किस्म की इम्यूनिटी जो है वो हो रही होती है डेवलप, लेकिन वो मैटरनल एंटीबॉडीज से ही हो रही होती है। ठीक है जी। तो न्यूनेट जो है मोर देन 3 to 6 मंथ्स में उसमें मैटरनल एंटीबॉडी 6 मंथ तक जो है वो मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन 5 to 7 ईयर अगर ये जो हो जाएगी तो IgG उसमें डेवलप होती है। और अगर 10 to 15 ईयर्स एज हो जाए तो फिर IgA डेवलप होगा। ठीक है जी। नफीसा आप अपना जो है वो इंटरनेट जो है वो चेक करें। चीज़ तो उसमें अगर आप इसके अलावा जो बी सेल रिस्पॉन्स टू टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन जो होती हैं प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है। इसके अलावा टी सेल इंडिपेंडेंट उसमें पॉलीसेकेराइड जाते हैं जो कि 2 इयर्स के बच्चे होते हैं उनमें फिर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर एज कम है तो उसमें भी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है। जैसे जैसे ग्रोइंग एज होती है बच्चे डिफरेंट एंटीजन के स्ट्रेस पे जो है एक्सपोजर होते हैं तो फिर उसके रिस्पॉन्स में डिफरेंट उनमें इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है। इसके अलावा है जी न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है जी। अगर मेल नरिश पर्सन होगा तो उसमें एंटीबॉडी की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। उसमें मेल नरिशमेंट में आ जाता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो कि इफेक्ट करेगी बहुत सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन, मेथोइन, ग्लाइसिन और आइसोल्यूसिन, तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि इम्यूनिटी में एक रोल प्ले करते हैं एज अ प्रिकर्सर यूज होते हैं बहुत सारे सेल मेटाबॉलिज्म में सेल सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनकी डिफिशिएंसी है तो इसमें भी पर्सन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसकी इम्यूनिटी जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, एंटीबॉडी की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी।
इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी विटामिन ए भी, जिसमें राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, पैंथेनिक एसिड और फॉलिक एसिड जो हैं विटामिन बी की जो टाइप्स हैं, तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो भी जो है उसको उसकी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को कम करेगा। इसके अलावा है जी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एंटीजन जो है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमने एडमिनिस्टर किया एंटीजन। अब हमने एंटीजन को किस रूट से हमने एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वो डिपेंड करता है ज़्यादातर पेरेंटल रूट। ठीक है जी, अगर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की गई है तो उसमें बेटर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस। ठीक है जी, कि किस रूट से दी गई है तो उसी रूट से डिपेंड करेगा कि इस पर्सन में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे कि बताया गया, अगर ओरल और नेजल एडमिनिस्ट्रेशन है तो IgA है, नेजल है तो IgE है, और अगर प्रेंट्रली है तो IgG जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी। साइज एंड नंबर ऑफ डोज जो है फिर इसमें हम देखेंगे। ठीक है जी, साइज़ कितना है एंटीजन का और उसका नंबर ऑफ डोज कितनी हम दे रहे हैं, तो उस पर भी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगी। इसमें आ जाती है डोज डिपेंडेंट, इफेक्टिव ओनली अबाउट मिनिमम क्रिटिकल डोज, फर्दर इंक्रीज इन हेल्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक है जी, अब एंटीबॉडी जो है वो एक टाइम तक, एक क्वान्टिटी तक जो है वो इंक्रीज होती है। उसका जो जितना ज़्यादा हम ये एंटीजन स्टिमुलस देंगे उतना ज़्यादा जो है वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन बाद में क्या होता है, एक ऐसा फेज़ आता है जो कि इनहिबिट करेगा एंड इंड्यूस करेगा टॉलरेंस, उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल पैरालिसिस। ठीक है जी, इम्यूनोलॉजिकल पैरालिसिस का मतलब है कि एक टाइम के तक हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंटीजन जो है वो दिया और उसके रिस्पॉन्स में जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस हो गई। लेकिन जब हम उस टाइम पीरियड के बाद जब हम उसका लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो एंटीजन जितना मर्जी इफेक्ट करे, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है वो इनहेंस नहीं होगी। ठीक है जी, इसके अलावा है जी इंक्रीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कैन बी स्टिमुलस बट आफ्टर सर्टेन स्टेजिंग ऑफ फर्दर इंक्रीज अकर्स। ठीक है जी, ये इम्यूनोलॉजिकल पैरालिसिस की डेफिनेशन बता दी है। उसके बाद है ये एनामनेस्टिक रिएक्शन। ठीक है जी, एनामनेस्टिक रिएक्शन जो है एंटीजेनिक रिएक्शन टू अ हेटेरोलोगस एंटीबॉडी दैट द होस्ट हैज़ प्रोड्यूस्ड अर्लियर। अब इसमें ये होता है कि अगर कोई भी एंटीजन जो है वो बार बार किसी पर्सन को इफेक्ट कर रही है, ठीक है जी, कोई भी इन्फेक्शन है वो किसी पर्सन को बार बार हो रहा है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि ऑलरेडी एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस हो गई हुई है, वही इम्यूनिटी जो है उसके लिए जो है ना वो इफेक्टिव होगी। लेकिन वो अगर वही एंटीजन बार बार उसको इफेक्ट करेगी तो दोबारा से एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस नहीं होती, इसको एनामनेस्टिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है जी, ये वाले फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करेंगे। इसके बाद एडजुवेंट्स हैं जिसमें सब्सटेंसेस जो कि इनहेंस करेंगे इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडीज। ठीक है जी, ऐसी ये हेल्पिंग सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं उसकी कंसंट्रेशन को और उसकी परसिस्टेंस को जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है जी, इसकी कुछ टाइप्स हैं अगर आप देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल ऑयल, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, और ये सारे जो हैं आप नेम याद कर लीजिएगा इसमें, जैसे अलम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट वगैरह है। ठीक है जी, कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड, और मिनरल ऑयल में अगर आप देखें पैराफिन ऑयल, मोनोफॉस्फोलिपिड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करेंगी। ठीक है जी, ये इन्हेंसमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, हैंड्स द इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटीजन इन डिफरेंट वे। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है वो इम्यूनिटी को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले ये है जी एक्सटेंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द ब्लड। ये क्या करेंगे, ब्लड में एंटीजन का जो स्टिमुलस है, जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देगी। इसके अलावा हेल्प अब्जॉर्ब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन। ठीक है जी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है एंटीजन है उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करेंगे। देन एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन। साइटोकाइन जो है वो भी इम्यूनिटी का जो है एक मेन रोल प्ले करता है, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हेल्प आउट करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस करते हैं। फिर है जी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। ठीक है, एडजर्सेंट जो थे वो हमने देखा है कि वो जो है इन्हेंस कर रहे हैं एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, लेकिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स ऐसे हैं जो कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनहिबिट द इम्यून रिस्पॉन्स,
essential to prevent graft rejection in transplantation। ठीक है जी, जैसे हम तो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उस फॉर्म में हमें ये देने पड़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जैसे ही हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है जी, लेकिन हमें रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए फिर हम साथ में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जो है वो देते हैं। एक्सरे वगैरह हैं, नो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टिल 24 आवर्स एक्सपोजर। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि डिप्लीशन ऑफ लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है जी, लिम्फॉइड ब्लड और लिम्फॉइड ऑर्गन से जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको डिप्लीट करेंगे, उनको कम करेंगे, ताकि इम्यूनिटी का जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो सिस्टम है वो कम जो है वो एक्टिव है। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है जी, जो कि इंटरफेयर करेंगे द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए और बहुत। इसमें मेथोट्रेक्सेट है, एग्जांपल है ड्रग की। 6 मरकैप्टोप्यूरिन है, एज़िथ्रोप्यूरिन है, यूरेसिल और सिस्टोसिन है। ये सारी जो है ऑन्कोलॉजी में कैंसरस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ये ज़्यादातर एंटी मेटाबोलाइट्स जो है वो यूज़ करते हैं और वो एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो एक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद है जी साइटोटॉक्सिक केमिकल्स कुछ आ जाते हैं, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड और मोस्ट कॉमनली यूज एंटी लिम्फोसिटिक सीरम इसमें आ जाता है एलएक्स, जो कि लिम्फोसाइट्स की गेज जो है वो इफेक्ट करेगा। और रेडियोमाइमेटिक ड्रग्स हैं जिसमें साइक्लोफॉस्फेट और नाइट्रोजन मस्टर्ड वगैरह आ जाते हैं। ये सारे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी को कम करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, और ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैंसरस डिजीज़ में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो जो है इसमें कम एक्टिवेट हो। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें देते हैं मल्टीपल एंटीजेंस। ठीक है जी, मल्टीपल एंटीजन जो है वो भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। व्हेन 2 और मोर एंटीजन आर गिवन साइमल्टेनियसली द इफेक्ट में वेरी। ठीक है जी, कुछ एंटीजन जो होती हैं वो इन्हांस कर देंगे एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, कुछ जो है वो डिमिनिश कर देंगे उसके प्रोडक्शन को, कुछ जो है वो नो इफेक्ट। ठीक है जी, नो इफेक्ट का मतलब है कि अगर 2 एंटीजन जो हैं वो एक साथ दी जाएँ और उसके रिस्पॉन्स में जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है जी, तो वो कोई इफेक्ट शो नहीं करती। लेकिन अगर जो है एंटीजन जो है वो इस पर अलग अलग दी जाए, ठीक है जी, और एंटीबॉडी जो है उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगी तो फिर वो अच्छा इफेक्ट शो करेगी। फॉर एग्जांपल इसमें टाइफाइड और कॉलरा वैक्सीन वगैरह है, अगर ये एक साथ दी जाए तो उनका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर ट्रिपलेट वैक्सीन या डीपीटी अगर आपने सुना हो, बच्चों में हम देते हैं, इम्यूनाइजेशन कराते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो है डीपीटी का जो है ट्रिपलेट इफेक्ट है, क्योंकि ये एक दूसरे की इम्यूनिटी को इन्हेंस कर देते हैं और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। डिमिनिश्ड इफेक्ट देखते हैं जिसमें कम होगा इफेक्ट व्हेन ओनली डिप्थीरिया एंड टेटनस वैक्सीन गिवन टुगेदर, द वन इन एक्सेस शोज एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है जी, पर्सन ऑलरेडी immunized with diphtheria will not show immune response to triple vaccine other than diphtheria। ठीक है जी, अब डिमिनिश यानी कि इसमें इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सिर्फ डीपीटी जो है वो अगर कंबाइन में दी जाएगी ट्रिपलेट वैक्सीन तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा और बाकी का इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी का अपना इफेक्ट क्या हो सकता है। इम्यून रिस्पॉन्स गेट्स सप्रेस्ड बाय पैसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी। ठीक है जी, जो एक जैसी एंटीबॉडी होती है उसकी पैसिव एडमिनिस्ट्रेशन से सप्रेस हो सकता है। फीडबैक मैकेनिज्म में आ जाता है, साथ में मदर नेगेटिव मदर हैविंग आरएच, पॉजिटिव मदर अर्ली सैनिटाइज। तरह फिर जो है एंटीबॉडी का अगर इफेक्ट होगा, सेम एंटीबॉडी होंगी तो वो जो है उसके इफेक्ट को कम कर देंगे, और जो दूसरी है तो वो उसके सैनिटाइजेशन वगैरह है और फीडबैक मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा और उसके थ्रू जो है बॉडी को किसी तरह। इसके अलावा है जी सुपर एंटीजेंस। ठीक है जी, अब इसमें क्या है जी, certain protein molecules that activate large number of T cells irrespective of antigenic specifics। ठीक है जी, कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो टी सेल जो है जो हमने
हेल्पर टी सेल देखा था उसके लार्ज नंबर को एक्टिवेट कर देंगे। आया कि उसकी कितनी भी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी हो, उसके बावजूद जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो टी सेल को एक्टिवेट करती है, उसको हम सुपर एंटीजेंस कहते हैं। इसमें है जी स्टेफिलोकोकल एंड टेराटॉक्सिन की एग्जांपल अगर आप लें, यूजुअली ओनली फ्यू टी सेल्स 0.001% जो है वो स्टिमुलेटेड होंगे इनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी से, लेकिन अप टू 20% ऑफ सर्कुलेटिंग टी सेल्स। लेकिन ये क्या करेंगे, टी सेल एक्टिवेशन करा देंगे और आउटपोरिंग ऑफ द टी सेल साइटोकाइन जो है उसकी कराते हैं, तो जिसकी वजह यानी कि ज़्यादा ही उसको एग्जेजरेट कर देंगे, ज़्यादा एक्टिव इम्यूनाइज कर देंगे, इम्यूनिटी का लेवल जो है वो एक्सपेंड कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन होता है। और मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन होगा तो हम इस डिसऑर्डर को भी कहते हैं स्टेफिलोकोकल शॉक सिंड्रोम। ठीक है जी, जो कि स्टेफिलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन टॉक्सिक है ना, एंटेरोटॉक्सिन पॉइजन ही है, तो वो अगर बॉडी में इन्वॉल्व होगा तो हमारा सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम है वो लार्ज अमाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर स्टेफिलोकोकल शॉक सिंड्रोम जो है फिर इसको इन पेशेंट्स में होता है। माइटोजेंस है, माइटोजेंस क्या है, माइटोजन जो है इज केमिकल सब्सटेंस दैट इनकरेजेस अ सेल टू कमेंस सेल डिवीजन। ठीक है जी, माइटोजन में आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ी होगी, इसी तरह माइटोजन इसमें एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस कराती है, उसमें हेल्प आउट करेगी। इसमें बी सेल माइटोजन हैं और टी सेल माइटोजन हैं, जिनके कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेज हैं जो कि बी सेल की डिवीजन में हेल्प आउट करेंगी और कुछ स्पेसिफिक हैं जो कि टी सेल में हेल्प आउट करेंगे। बी सेल जो माइटोजेंस हैं वो लेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। और टी सेल माइटोजेंस इसमें फाइटोहीमोग्लोबिन है और टीएचए जो कि टी सेल की जो है डिवीजन में हेल्प आउट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है। ठीक है जी, हमने पहले देखा था कि जो ह्यूमन मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, वो इन्वॉल्व करेगी, लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है जी, ऐसी इम्यूनिटी जो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीबॉडी होती है या इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है जी, specific immune response that don't involve antibody, it participates in following immunological functions। ठीक है, अब एक ये तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसमें हेल्प आउट करती है, उसमें डेवलप होगी। इसके अलावा इम्यूनिटी इन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है जी, पैरासाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन होते हैं उसमें होगी बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, वायरसेस, ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स इनकी मेंशन है यहाँ पे, और इसके रिस्पॉन्स में जो भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी तो उसको हम कहते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया तो इन्वॉल्व ही नहीं है। बैक्टीरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे एंटीबॉडी होगी, यहाँ पे अदर देन बैक्टीरिया है, और वैसी इम्यूनिटी जो है वो जब होगी तो उसको हम सेल मीडिएटेड कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हो सकती है, डेवलप इसमें आ जाती है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस है एंड इम्यूनिटी एंगेज मेलिग्नेंसी। ठीक है जी, कैंसरस कुछ कैंसर सेल्स हैं उसमें जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसमें भी है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ के रिस्पॉन्स में भी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको भी हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें थायराइडाइटिस है जो कि थायराइड की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, और इंसेफ्लोमाइलाइटिस है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है जी, तो इसमें इन डिजीज़ में जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हेल्प आउट करती है। इंडक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जब किस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस होगी, इसकी इंडक्शन होगी। सबसे पहले है जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। एंटीजेनिक जो भी स्टिमुलस होगा उसकी नेचर पे ये डिपेंड करती है। बेस्ट डेवलप्ड आफ्टर फॉलोइंग इन्फेक्शन विद इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ज़्यादातर जो है वो इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट्स हैं उससे होने वाले इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है। इसके अलावा लाइव वैक्सीन हाईली स्टिमुलेटिंग है, और किल्ड वैक्सीन नॉट वेरी इफेक्टिव बट इफेक्टिव इफ कंटेन एडजुवेंट्स। ठीक है जी, लाइव वैक्सीन इफेक्टिव हैं और किल्ड वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर साथ में कोई और इसके स्टिमुलस दिया जाए तो उसके साथ जो है वो इफेक्टिव हो। ठीक है जी, ये आप लोगों ने वैक्सीन्स की टाइप्स वगैरह पढ़ी हुई हैं माइक्रो में, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इंडक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिस तरह हमने ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी की इंडक्शन पढ़ी थी, इसी तरह इसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की भी इसी तरह है, लेकिन लास्ट में कुछ डिफरेंस है। ठीक है जी, उसमें 7 स्टेप्स है, इसमें 5 स्टेप्स हैं, और इसमें
पहले 4 स्टेप्स तो सेम हैं दोनों में, लेकिन इसमें 5 जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट वन है जी एंटीजन एंट्रेस। जैसे कि एंटीजन ने एंटर होना है बॉडी में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसी ने क्या करना है, एक्टिवेट हो जाना है, और रोल है जी मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स हैं। फिर एपीसी क्या करेगा, बाइंड करेगा विद मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। ठीक है जी, एमएचसी जो है वन उसके साथ जो है बाइंड करना शुरू कर देगा। इसके बाद है जी इमेच्योर टी सेल्स। ठीक है जी, इमेच्योर टी सेल्स होंगे वो बाइंड करेंगे विद अर्लियर फॉर्म्ड कम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ द टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, जो टी सेल रिसेप्टर वहाँ पे आ जाएंगे, और टी सेल रिसेप्टर के बाद जो है होल कम्प्लेक्स इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ CD4 हेल्पर एंड CD8 सेल्स जो है साइटोटॉक्सिन की डेवलपमेंट करेगा। ठीक है जी, इसमें CD4 उसमें तो CD4 बन रहे थे, इसमें CD4 प्लस CD8 जो है ये दोनों जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन हो रही है। जब फॉर्मर ने क्या करना है, जो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड कम्प्लेक्स जो था उसने क्या करना है, फॉर्मर हेल्प्स रिलीज ऑफ लिम्फोकाइंस which activates macrophages, eats away इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है जी, लिम्फोकाइंस जो है वो फॉर्मर हेल्पर सेल्स के लिम्फोकाइंस की प्रोडक्शन करनी है, और उसके बाद जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा, और वो फिर उसको इनगल्फ करेगा और उनको ईट करेगा। ठीक है जी, अब CD8 सेल्स जो हैं, CD8 सेल ने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना एंटीजन को ऑन द सरफेस ऑफ वायरस infected cells, tumor cells, allograft cells with MHC1 and secretes lymphocytes and destroy target cells। इसके अलावा CD8 ने भी जो दूसरे सबसिस वगैरह हैं किसी भी वायरस की फॉर्म में, ठीक है जी, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ट्यूमर सेल है, एलोग्राफ्ट वगैरह हैं, तो सिक्रेट्स करेंगे लिम्फोकाइंस एंड डिस्ट्रॉय करेंगे टारगेट सेल्स वगैरह। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं कि ये CD8 सेल्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है इसमें हेल्प आउट करना है। लिम्फोकाइंस वगैरह इसमें लेते हैं, टारगेट डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल वगैरह को, इसमें जो है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि साइटोकाइंस क्या है। साइटोकाइंस इसमें बताते हैं सिग्नलिंग प्रोटीन, सेलुलर प्रोटीन दैट आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सेलुलर कम्युनिकेशन। तो जी ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि इट रेगुलेट्स इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी एंड रिपरेटिव होस्ट रिस्पॉन्स जो है उसको जो है वो रेगुलेट करते हैं, जो कि इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी रिपरेटिव होती हैं, और समटाइम ये एक्ट करते हैं लाइक हार्मोन और न्यू ट्रांसमीटर। इसके अलावा डिफर फ्रॉम फॉर्मर इन बीइंग प्रोड्यूस्ड नॉट बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड बट बाय वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स सच एज लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है जी, तो इसमें जो है साइटोकाइन्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं सेलुलर कम्युनिकेशन में, फिर एज अ इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, एक्ट लाइक अ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, और जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे होते हैं, और ये 5 ग्रुप टुगेदर होते हैं इन 5 क्लास में, जिसमें इंटरल्यूकिन 1, इसके अलावा कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, CSF है। ठीक है जी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, TNF, इंटरफेरॉन, और अदर्स में देता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड ल्यूकीमिया इनहिबिटर फैक्टर। ये सारे जो हैं वो साइटोकाइंस की फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोकाइंस क्या है, डेफिनेशन आनी चाहिए, और उनका रोल क्या है, और इसकी जो है क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, अब है जी इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 जो है सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड फ्यू अदर मल्टीन्यूक्लियोटाइड जॉइंट सेल्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस से मोनोसाइट्स और अदर न्यूक्लियोटाइड जॉइंट सेल्स से जो ग्रुप होंगे, स्टिमुलेटर होते हैं बाय द एंटीजन, जिसमें टॉक्सिनिज्म, इंजरी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी आ जाते हैं। उससे जो है तीनों से जो है स्टिमुलेट होंगे, और इनहिबिट होते हैं बाय साइक्लोस्पोरन ए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे इफेक्ट करेंगे।
और स्टिमुलेट करती हैं टी सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 एंड अदर लिम्फोकाइन्स। ठीक है जी, तो टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे और ताकि वो इंटरल्यूकिन 2 जो है उसकी प्रोडक्शन कराएं और अदर लिम्फोकाइन जो है प्रोड्यूस करें। इसके अलावा बी सेल प्रोलिफरेशन एंड एंटीबॉडी सिंथेसिस में हेल्प आउट करेंगे। और इसके अलावा न्यूट्रोफिल केमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस जो है उसमें भी ये हेल्प आउट करते हैं। साथ में एंडोजेनस पायरोजन जो हैं जो कि पास तो इसमें जो है ठीक है जी। इंटरल्यूकिन 2 के जो है कुछ और फैक्ट्स हैं। पावरफुल मॉड्यूलेटर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेजर एक्टिवेटर ऑफ टी एंड बी सेल्स। ठीक है जी, इसमें टी एंड बी सेल जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, उसकी एक्टिवेशन होगी और साथ में स्टिमुलेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड एनके सेल्स होते हैं उसको करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर जो है उसमें ये जो है यूज हो सकते हैं। इंटरल्यूकिन 3 जो है ग्रोथ फैक्टर फॉर बोन मैरो स्टेम सेल्स जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। जितने भी बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें जो बोन मैरो की जो प्रोडक्शन हो रही है, जो सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे एज अ ग्रोथ फैक्टर एक्ट करेंगे और स्टिमुलेट्स करेंगे। मल्टीनिनेज हेमोपोटाइसिस जो है उसको करेंगे। मेटोपोइसिस जो है उसको जो है स्टिमुलेट करेंगे। ऑल्सो मल्टी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और मल्टी सीएसएफ हम इसको भी कहते हैं, मल्टी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो एक्टिवेट्स करते हैं रेस्टिंग टी सेल्स एंड डिफरेंशिएटेड और एज अ ग्रोथ फैक्टर भी एक्ट करेंगे फॉर टी सेल्स एंड मेस्ट सेल। इसके अलावा इनहेंस करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और रोल इन एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी आर्गूमेंट्स आईजीई सिंथेसिस। ठीक है, जिसके अलावा ठीक है जी, तो इस तरह से ये इफेक्ट करेंगे और इसमें प्रोलिफरेशन इंटरल्यूकिन 5 में प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टिव बी सेल्स होती है और इंड्यूसेस करती हैं मैच्योरेशन ऑफ एजिनोफिल्स। और इंटरल्यूकिन 6 अगर आप देखें प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटेड टी एंड बी सेल्स मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा इंड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस और एक्टिवेटेड बी सेल्स। तो अगर आप देखें तो जितने भी इंटरल्यूकिन हैं, साइटोकाइन्स हैं, सारे जो है इम्यूनिटी प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, टी सेल्स बी सेल्स जो है ओवरऑल अगर आप देखें टी सेल बी सेल उसकी जो है एक्टिवेशन में, उसके सिंथेसिस में हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन जो है उसमें रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एज अ मल्टी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, मैक्रोफेजेस को फाइब्रोब्लास्ट जो है उनको भी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इनका रोल जो है वो दे सकते हैं। अब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, आपने इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से नहीं याद करना। ठीक है जी, उसका भी सीएसएफ ही बनता है, लेकिन आपने इसको कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो है वो इसको कहना है। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल इन बोन मैरो। जो कि मेन जो सेल्स होते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, जहाँ से जितने भी सेल्स जो हैं ब्लड सेल जो है उनकी प्रोडक्शन होती है, तो उनकी ग्रोथ को जो है ये स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है जी, इंड्यूसेस करेगा कैस्केड्स ऑफ अदर साइटोकाइन्स, दूसरी जो साइटोकाइन्स हैं उनको भी इंड्यूस करेगा। इसके अलावा एडजस्टिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, हेमाटोपोइसिस जो है उसमें भी ये जो है प्रोडक्शन में जो है हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा मैसिव ग्रैनुलोसाइट रिस्पॉन्स सीन इन पायोजेनिक इन्फेक्शन है। ठीक है जी, पायोजेनिक इन्फेक्शन पसी इन्फेक्शन जो होते हैं उसको हम पायोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें मैसिव ग्रैनुलोसाइट जो है वो रिस्पॉन्स इसमें शो होता है। इसके अलावा ट्रीटिंग हेमाटोपोइटिक डिस्फंक्शन इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसीज में जितने भी कैंसर्स होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें हेमाटोपोइटिक डिस्फंक्शन हो जाता है। ठीक है जी, आरबीसी की जो प्रोडक्शन है, जो ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर देते हैं, क्योंकि हमने ये देखा ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है उसके रेट को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम उसको हेमाटोपोइटिक डिस्फंक्शन में यूज़ करते हैं।
करते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी, प्रिंसिपली फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स। एक्टिविटी मैक्रोफेजेस हैं और मोनोसाइट्स उससे पर फॉर्म बनेंगे। इसके अलावा इंड्यूसेस करते हैं हेमर्जिक नेक्रोसिस। हेमर्जिक नेक्रोसिस जो है ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है इंड्यूस करेगा। कैचेक्टन जो है सीरम फैक्टर है, वेस्टिंग सिंड्रोम किचेक्सिया है। ठीक है जी, तो वेस्टिंग सिंड्रोम जिसको हम किचेक्सिया कहते हैं उसमें सिर्फ फैक्टर को अफेक्ट करे। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक है और उसमें हेल्प आउट करेगा। साथ में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इन्फ्लुएंस ऑन अदर साइटोकाइन। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं जो कि इसमें ये हेल्प आउट करता है और इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की इसकी प्रोडक्शन है। और इसमें ये जो बीटा है जो कि प्रोड्यूस होता है प्रिंसिपली बाय टी हेल्पर सेल्स। ठीक है जी, और इफेक्ट्स सिमिलर टू ट्यूमर प्रोसेस फैक्टर ए की तरह के जो इसके इफेक्ट्स हैं दोनों के तकरीबन सेम इफेक्ट्स आ सकते हैं। इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन का नाम आपने देखा होगा कि इंटरफेरॉन थेरेपी जो है हम ज़्यादातर जो लीवर कैंसर होते हैं या ठीक है जी हेपेटाइटिस सी वगैरह जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी हम देते हैं। लेकिन इंटरफेरॉन है क्या? एक्चुअली इंटरफेरॉन जो है एंटी वायरल एजेंट है और इसकी 3 क्लासेस हैं। ठीक है जी, अगर आपने फार्माकोलॉजी में अभी तक नहीं पढ़ा तो फिर आप इसमें पढ़ लेंगे कि इंटरफेरॉन जो है वो एंटीवायरल एजेंट है और इसकी 3 क्लासेस हैं जिसमें इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा और इंटरफेरॉन वाई है। ठीक है जी, तो अल्फा जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय ल्यूकोसाइट्स and treat various viral infections, certain cases of acute and chronic hepatitis C and chronic hepatitis B। ठीक है जी, हेपेटाइटिस के जो केसेस होते हैं सी और बी के तो उसमें हम जो है इंटरफेरॉन अल्फा जो है ना एज अ थेरेपी जो है हम यूटिलाइज करते हैं और बहुत सारे केसेस में ये इफेक्ट होती है। इंटरफेरॉन बीटा जो है प्रोड्यूस बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड वायरस इन्फेक्टेड एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन वाई जो है प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू माइटोजेंस। ठीक है, माइटोजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगी एंटीजन और एक्सपोजर हो तो इंटरल्यूकन 2 जो है उसके एक्सपोजर में प्रोड्यूस है। इसके अलावा इसमें ये क्या करता है मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन करता है एंड ऑगमेंटेशन ऑफ न्यूट्रोफिल कराएगा। साथ में मोनोसाइट फंक्शन एंड एंटी ट्यूमर एक्टिविटी जो है उसमें ये हेल्प करेगा। ट्रीटमेंट हम किन डिजीज़ में एज अ ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं? लिप्रोमेटस लेप्रोसी, leishmaniasis, toxoplasmosis एंड सर्टेन ट्यूमर्स सच एज मेलानोमा एंड कापोसी सार्कोमा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज हैं जिसमें हम इंटरफेरॉन वाई जो है वो हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो है ज़्यादा कॉमन जो है वो इंटरफेरॉन अल्फा है जो कि हेपेटाइटिस के केसेस वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा अल्फा और बीटा है, तो वाई जो है फिर वो रेयर केसेस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा है जी अदर्स में अगर आप देखें कुछ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर हैं। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो हैं वो ट्रांसफॉर्म फाइब्रोब्लास्ट हैं और ग्रोथ फैक्टर फॉर फाइब्रोब्लास्ट जो है हेल्प आउट करते हैं। ये क्या करेंगे? ग्रोथ फैक्टर है तो आपने देखना है कि नाम से याद रखना है कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, वो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा डाउन रेगुलेटर ऑफ सम इम्यूनोलॉजिकल एंड हेमेटोलॉजिकल प्रोसेस जो है जितने भी इम्यूनोलॉजिकल और हेमेटोलॉजिकल प्रोसेस होंगे उसमें डाउन रेगुलेटर है यानी कि उनको रेगुलेशन करते हैं, उनको नहीं देते। अब इसके अलावा है जी डिटेक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब डिटेक्शन हम किस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हम उसकी किस तरह से डिटेक्शन कर सकते हैं। अर्लियर मेथड वाज स्किन टेस्ट। सबसे पहले जो था वो स्किन टेस्ट किया जाता था। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो चेक की जाती थी इसमें, जिसमें मोंटॉक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलन टेस्ट यानी कि जो हम टीबी के पेशेंट्स होते थे उसको जो है डायग्नोज करने के लिए हम करते थे। इसके अलावा कल्चर टेस्ट के तौर पे हम जो है वो करते हैं लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट करते हैं इसमें और माइग्रेशन इनहिबिटिंग फैक्टर टेस्ट जो है करते हैं। ये सारे टेस्ट करते हैं जिससे हमें जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसकी डिटेक्शन हो जाती है। अगर आप पिक्चर में देखें तो इंजेक्शन ऑफ पीपीडी है, डर्मिस में दिया है, फिर एपिडर्मिस में दिया है। स्मॉल बल्ब जो है वो डेवलप हुआ उसके रिस्पॉन्स में और उसका जो डायमीटर है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसकी हमने क्लिनिकल जो है वो किस तरह से हमने इसको डिफाइन करना है। अगर तो उसका डायमीटर 5 to 9 मिलीमीटर है तो पॉजिटिव इफ पर्सन इज इन कैटेगरी 1 तो उसको हम कहेंगे कि कैटेगरी 1 में है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। 10 to 14 मिलीमीटर है पॉजिटिव इफ पर्सन इज इन कैटेगरी 2 और मोर देन 15 है पॉजिटिव इफ पर्सन इज इन कैटेगरी 3। अगर लेस देन 5 होगा
तो हम कहेंगे कि पोल पर्सन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है जी। ज़ेब आप अपना जो है वो नेट चेक करें, क्यों नहीं आपको शो हो रहा? स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही स्टूडेंट्स। डिटेक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो शो हो रहा है, तो आपको शो नहीं हो रहा क्या? कौन सी वाली स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? वैसे भी ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। ठीक है जी। इसमें डिटेक्शन है, फिर हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ डिस्कस करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और इसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था इम्यून रिस्पॉन्स का, जिसमें आपने डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो लर्न की हैं। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी।